ठाकुर जी ने भी वही सवाल उठाए हैं जो राहुल गांधी जी ने उठाए, पूरे देश ने देखा है। अनुराग ठाकुर जी ने भी सवाल उठाए हैं। मैंने मोदी जी का एक इंटरव्यू देखा है मुख्यमंत्री गुजरात के रूप में, उन्होंने भी चुनाव आयोग, राहुल गांधी के वही सवाल अनुराग ठाकुर के, उन्होंने एज ए होल सवाल उठाए हैं। एक लोकसभा जो कर्नाटका की है उसके सवाल उठाए हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने तो सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, इतने बार भी लोकसभा के इलेक्शन में सबके बारे में सवाल उठाए हैं। अगर त्रुटि है, अगर त्रुटि नहीं है तो उसका जवाब चुनाव आयोग को। ये सवाल अगर आप बहन जी से पूछें, बहन जी हमारी आदरणीय है, हमारे समाज की आइकॉन है, बहुत बड़ी नेता हैं, उनके नेतृत्व में देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को मान सम्मान से जीने का अवसर मिला है। उन्होंने महापुरुषों का सम्मान बढ़ाया, समाज का सम्मान बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से वो हमारे समाज के आइकॉन है। इस सवाल का जवाब अगर बहन जी से पूछा जाए तो ज्यादा उचित होगा। गांधी और तमाम विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो वोट चोरी पे बात कर रही हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे वोट चोरी के ऊपर? देखिए, राहुल गांधी जी भारत में विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो जो निर्वाचन आयोग है उसकी कार्यशैली पर सवाल तो खड़े करते ही। मैं भी भारत का एक नागरिक हूं और भारत का नागरिक होने के नाते मैं भी ये मानता हूं कि जो सवाल राहुल गांधी जी ने जो भी वो भी संवैधानिक पद पर हैं, वो विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने अगर वो सवाल उठाए हैं तो निर्वाचन आयोग को उन सवालों के जवाब बहुत जिम्मेदारी के साथ देने चाहिए, तथ्यों के साथ देने चाहिए, दस्तावेजों के साथ देने चाहिए। और अगर जो राहुल गांधी जी ने उठाए हुए सवाल हैं उनमें सत्यता है तो मैं चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग को अपनी कार्यशैली में सुधार करना चाहिए। देश का विश्वास उनको प्राप्त करने के लिए भविष्य में जो भी चुनाव होते हैं उन सभी चुनावों में 100% की पारदर्शिता उनको स्थापित करके एक देश में जो एक सवाल, आज तो पहले ईवीएम के बारे में सवाल था, आज तो चुनाव आयोग के जो तीनों लोग हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, उनके बारे में सवाल उठ गया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव के अंदर वोटर्स का जो लिस्ट है, उस लिस्ट में जो भी गड़बड़ी हुई है उसमें निर्वाचन आयोग को उसमें एक पार्टी बनाया गया है। ऐसी स्थिति में मैं निर्वाचन आयोग से ये आशा करता हूं कि निर्वाचन आयोग को यानी कि इलेक्शन कमीशन को अपनी पूरी पारदर्शिता दिखानी चाहिए और जो सवाल राहुल गांधी विपक्ष के नेता ने खड़े किए हैं उनका जिम्मेदारी के साथ जवाब दे करके आने वाले दिनों में चुनाव प्रणाली को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए। विपक्षी पार्टियां सब ये कह रही हैं कि ये जो प्रधानमंत्री बने हैं ये चोरी से बने हैं, तो क्या चोरी से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? देखिए, मैं राजनारायण जी का चुनाव इलाहाबाद में इंदिरा गांधी के सामने लड़ा था। ये बात 1997 की है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दिया तो इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त किया गया था और उसके बाद देश में इमरजेंसी लागू हुई थी, पूरी दुनिया, पूरे देश ने देखा। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी का चुनाव गलत या सही है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो सवाल संवैधानिक पद पर बैठे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने उठाए हैं उन सवालों की तथ्यता की जांच होनी चाहिए। अगर वो सही हैं तो उनको उनमें सुधार होना चाहिए और भविष्य में एक स्वस्थ चुनाव प्रणाली देश में स्थापित होनी चाहिए जिससे कि ऐसे सवालों को हम देश के अंदर कोई जगह ना मिल सके। इससे जो, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान और संविधान के द्वारा दिया गया राइट ऑफ वोट, जो रानी और बांदी का वोट बिल्कुल बराबर है, उस वोट पर भी सवाल खड़ा कर रहा है कि जो वोटर लिस्ट में है ही नहीं या एक वोटर कई बार वोट डाल रहा है। ये सारी चीजें संवैधानिक जो हमारा ढांचा है उस पर सवाल खड़ा करती हैं। इसलिए भारत के संविधान में प्रदत्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हमारे चुनाव आयोग को इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए हैं उन सभी सवालों का संवैधानिक दायरे में चुनाव आयोग को जवाब दे करके इसका एक समाधान करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि जो राहुल गांधी ने सब मुद्दे उठाए हैं वो उसमें कितना सत्य है उसका प्रूफ दें, अन्यथा नहीं तो वो माफी मांगे इलेक्शन कमीशन से। देखिए, अनुराग ठाकुर जी ने भी वही सवाल उठाए हैं जो राहुल गांधी जी ने उठाए, पूरे देश ने देखा है। अनुराग ठाकुर जी ने भी सवाल उठाए हैं। मैंने मोदी जी का एक इंटरव्यू देखा है मुख्यमंत्री गुजरात के रूप में, उन्होंने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। मैंने तो हलफनामे का कोई प्रावधान कभी देखा नहीं और अगर चुनाव आयोग हलफनामा मांगना जरूरी समझता है तो उनको अनुराग ठाकुर जी से भी बिना, मैं कहूँगा, निष्पक्षता बरतते हुए उनको अनुराग ठाकुर से भी, क्योंकि जो सवाल राहुल गांधी के वही सवाल अनुराग ठाकुर के, उन्होंने
एज ए होल सवाल उठाए हैं। एक लोकसभा जो कर्नाटका की है उसके सवाल उठाए हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने तो सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, इतने बार भी लोकसभा के इलेक्शन में सबके बारे में सवाल उठाए हैं। तो ऐसा है कि अगर ये दोनों चीजें सही हैं तो उनमें सुधार होना चाहिए, और अगर लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत उस चुनाव को निरस्त करना चाहिए और नया चुनाव होना चाहिए। अगर त्रुटि है, अगर त्रुटि नहीं है तो उसका जवाब चुनाव आयोग को पूरे देश को देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी का नहीं होता, वो भारत का होता है। पर भारत का अगर इलेक्शन कमीशन देखा जाए तो किसी ना किसी के खेलों में हाथों में खेल रहा है। वो सरकारें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। मैंने अपने 40 साल के कैरियर में बहुत कुछ देखा है। जब सरकारें बदलती हैं ना, तो जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं उन्हें भारत की जेलों में भी रोटी खाने का मैंने देखा है। बड़े बड़े नेता, कल्पनाथ राय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, मिनिस्टर थे, बहुत से लोगों को मैंने जेल में जाते हुए देखा है। मैं ये कहूंगा जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, उन पदों की वो शपथ लेते हैं, शपथ लेकर के पद ग्रहण करते हैं, उस संविधान की शपथ लेकर के पद पर बैठते हैं, उन्हें संविधान के दायरे में आचरण करना चाहिए। डिक्टेटरशिप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये प्रजातांत्रिक देश है। इस देश में 1/4 आबादी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की भी है। करीब 25 करोड़ लोग अनुसूचित जाति जनजाति समाज के इस देश में रहते हैं। समझ बात आप, 20 करोड़ शेड्यूल कास्ट और 13.5 करोड़ के आसपास शेड्यूल ट्राइब। तो ये एक बहुत बड़ी आबादी है। अगर मैं ये कहूंगा कि ये हमारे साथ तो रोज अन्याय हो रहा है, रोज अत्याचार हो रहा है हमारे साथ, तो आज की डेट में अत्याचार करके लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो सोशल मीडिया में डाल। क्यों? क्योंकि देश के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ढांचा है, वो ढांचा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कभी उसने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब तो खुला नाच हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं फिर कहूंगा, जो लोग संविधान की शपथ लेकर के संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है जी, संविधान की मर्यादा को मेंटेन करिए। चाहे आप मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, चाहे आप आईएएस बन करके, क्योंकि एक आईएएस बनने से पहले संविधान की शपथ उसको दिलाई जाती है जब वो कलेक्टर बनता है। तो ये जो लोग धज्जियां संविधान की उड़ाई जा रही हैं, ये किसी के हक में हो, पर भारत राष्ट्र के हक में नहीं है। अगर ये भारत राष्ट्र के हक में नहीं है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा आपके टीवी चैनलों के माध्यम से उन सभी लोगों से निवेदन है कि आपका सौभाग्य है कि संविधान के आप जो प्रावधान है उसके तहत आपको भारत की सरकार में एक जिम्मेदारी मिली है, चाहे वो राष्ट्रपति की हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हो, चाहे चीफ मिनिस्टर की हो, चाहे गवर्नर की हो। अरे भाइयों, आपका सौभाग्य है कि आप इन पदों पर हो। अपने पदों के साथ न्याय करिए, अपने पद की गरिमा मेंटेन करिए, संविधान की गरिमा को मेंटेन करिए, और ये भेदभाव का जो वातावरण है इससे अपने आप को दूर रखिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपका एक इतिहास बनेगा, और इतिहास हमेशा आपको याद करेगा अच्छे रूप में। 2027 का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें क्या ईवीएम आएगा या फिर अगर मैं मुख्य चुनाव आयुक्त होता या इस देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं कहता मेरे देश में इस मशीन पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि मैं देश का समर्थन मेरे साथ है, तो मैं कहता नो, मैं बैलेट पेपर से चुनाव कराऊंगा। क्योंकि राजा के बारे में अगर पब्लिक ही सवाल करे, देश दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक वर्तमान सरकार के पक्ष में, एक वर्तमान सरकार के खिलाफ है। तो जो लोग खिलाफ हैं उनका भी प्रतिशत बहुत बढ़िया है, क्योंकि 300 एमपी अभी हमने देखा उस दिन लोकसभा के बाहर 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने आप में आधी लोकसभा होती है। अगर आधा आधा है और एक वर्ग भारत का कह रहा है कि ये जो मशीन से चुनाव हो रहा है ये गलत है, इसमें बेईमानी है, तो अगर मैं देश का शासन अध्यक्ष होता तो मैं कहता नो, मैं अपने भारत देश के लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए मैं चुनाव जो है मशीन से नहीं कराऊंगा, मैं बैलेट पेपर से कराऊंगा, और अपने कार्यों के आधार पर, अपने कार्यों की अपनी स्वीकारता के आधार पर मैं बैलेट पेपर से जीतकर दूसरी बार इस देश का शासन अध्यक्ष बनूंगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है, या फिर राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, देश में चर्चाएं हैं, पूरे देश में चर्चाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनके बारे में सवाल है। जो आपकी सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, जो संसाधन है यानी पुलिस एजेंसीज है, उनके बारे में भी सवाल है। सवाल सब जगह खड़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी सवाल यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है, अगले दिन वो कहीं का गवर्नर बन जाता है और राज्यसभा का एमपी बन जाता है। उसके निर्णय अगर देखते हैं तो कल उसका निर्णय कुछ और होता है और उसके बाद उसका निर्णय कुछ और होता है। तो सवालिया निशान हर स्तर पर है।
इसलिए ये मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक गणराज्य है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका एक संविधान है, और अगर भारत का सब लोग भविष्य एक उज्जवल देखना चाहते हैं तो आप सब लोगों को जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, आप अपने पदों की गरिमा को समझें, उस हिसाब से आचरण करें, संविधान का आदर करें और एक मिसाल कायम करें, जिससे आपके जाने के बाद आपका जब इतिहास बने तो लोग आपको याद करें। सर, पूरा विपक्ष एक साथ आ गया है और नारे लग रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया। देखिए, ये सवाल अगर मायावती से हो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ना मैं बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता हूं ना पदाधिकारी हूं, तो मैं ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल मायावती जी से किया जाए या उस पार्टी के किसी मैं कहूँगा कारिंदे से यानी पदाधिकारी से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? आप बहुजन राजनीति का नेतृत्व करने वाली सबसे बड़ा चेहरा देखे जाते हैं, तो किसी दलित से ही इस पर सवाल किया जा सकता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं केपी चौधरी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपके सवालों का बहुत जिम्मेदारी के साथ जवाब देने की हर संभव कोशिश कर रहा हूँ। काश ये सवाल अगर आप बहन जी से पूछें, बहन जी हमारी आदरणीय हैं, हमारे समाज की आइकॉन है, बहुत बड़ी नेता हैं, उनके नेतृत्व में देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को मान सम्मान से जीने का अवसर मिला है, उन्होंने महापुरुषों का सम्मान बढ़ाया है, समाज का सम्मान बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से वो हमारे समाज के आइकॉन है। इस सवाल का जवाब अगर बहन जी से पूछा जाए तो ज़्यादा उचित होगा। आप लोकदल में राष्ट्रीय सचिव हैं, आप की पार्टी क्या कर रही है इस बारे में? देखिए, मैं ये साक्षात्कार दे रहा हूं, ये एक समाज का कार्यकर्ता होने के नाते, मैं अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासचिव होने के नाते, या बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए समता सैनिक दल का एक कार्यकर्ता होने के नाते, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अलायंस है उसका एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि होने की हैसियत से मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ। ये अगर सवाल आपका पार्टी का, मैं कोई अधिकृत अधिवक्ता मतलब प्रवक्ता नहीं हूँ, इस सवाल का जवाब अगर चाहिए तो आपको हमारी पार्टी के मुख्यालय पर जो अधिकृत हमारे प्रवक्ता हैं उनसे बात करनी चाहिए। पार्टी का पक्ष वही क्लियर करेंगे, मैं पार्टी का पक्ष मतलब आपके सम्मुख रखने के लिए अधिकृत नहीं हूं।